जय तो भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में आप सभी का मैं दिनेश शर्मा स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे रजवाड़ों के तंत्र की, और पहला भाग हमने प्रस्तुत किया था महाराजा पटियाला, हैदराबाद के नवाब और दूसरे कई रजवाड़ों के बारे में हमने बात की। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले उन रजवाड़ों के बारे में कुछ जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं उनका जिक्र करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात, प्राय जो ये शासक थे अल्पसंख्यक समुदाय से होते थे, मगर उनके शासनकाल में आमतौर पर कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। दूसरा, दक्षिण भारत के कुछ रजवाड़ों को छोड़कर शेष सभी के महल में हरम अवश्य होते थे। इस मामले में धर्म या जाति कभी आड़े नहीं आती थी। तीसरी बात, खाली समय में खेलकूद में भी रजवाड़ों की रुचि थी। उनके प्रिय खेलों में पोलो, कुश्ती, घुड़दौड़, शिकार व क्रिकेट शामिल थे। और अगली बात, प्राय महाराजा अपने को दैवी शक्तियों से संपन्न घोषित करते थे। बनारस के महाराजा का तो आदेश रहता था कि जब भी उनकी आंख खुले उनके सामने एक गाय अवश्य नजर आए। प्राय एक गाय महाराजा के शयन कक्ष के समीप ही खड़ी की जाती थी ताकि उसके रंभाने पर महाराजा की नींद खुले और आदेश का पालन हो सके। तो अब रजवाड़ों का तंत्र आलेख को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर, जयपुर, कूच बिहार व पटियाला के नरेशों को ब्रिटिश सरकार ने विश्व युद्धों में उनके द्वारा दी गई सैन्य मदद के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा था, लेकिन कुछ एक सम्मान असम्मानजनक भी थे। हालांकि रजवाड़े उन्हें अपनी विशिष्ट उपलब्धि मानते थे। मसलन कूच बिहार, ग्वालियर व पटियाला के महाराजाओं को अंगरक्षक की हैसियत में एडवर्ड प्रथम की शाही बग्गी के साथ चलने का सम्मान प्रदान किया गया था। हैसियत का अनुमान तोपों की सलामी से लगता था। पुरस्कार के रूप में वृद्धि और दंड के रूप में कमी कर दी जाती थी। लेकिन लगभग 400 ऐसे भी रजवाड़े थे जिन्हें एक तोप की सलामी का भी हक नहीं था। भारतीय राज परिवार बेहद संपन्न थे। अपनी ऐश्वर्य एवं विलासपूर्ण जिंदगी के बावजूद सदियों के निरंतर जन शोषण ने कई राज परिवारों को हीरे जवाहरात व स्वर्ण मुद्राओं की अपार संपदा प्रदान की थी। महाराजा बड़ौदा की बात करें तो महाराजा बड़ौदा अब राजसी वस्त्र पहनकर दरबार में आते। वे शुद्ध सोने के तारों से बुने होते थे। उनके संग्रहालय में वह हीरा सितारे दक्कन भी था जो नेपोलियन ने अपनी प्रेमिका यूजीन को दिया था। महाराजा जयपुर की बात करें तो महाराजा जयपुर के एक मोतियों के हार का बीमा लॉयड बैंक लंदन से $10 लाख के मूल्य पर हुआ था। महाराजा जयपुर का हीरे मोतियों का विशाल कोष एक पहाड़ी के नीचे तहखाने में रखा जाता था। राजपूतों की एक विशेष उपजाति को उसकी रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। ये रक्षक महाराजा को भी वर्ष में सिर्फ एक बार तहखाने में आने की अनुमति देते थे। बात करते हैं कपूरथला के महाराजा की। महाराजा कपूरथला की पगड़ी में विश्व का सबसे बड़ा पुखराज जड़ा रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी राजा महाराजा सनकी या ब्रिटिश वफादार थे। कई रजवाड़ों की रुचि सामाजिक कार्यों में भी भरपूर थी। वे सुधारों पर भी ध्यान देते थे। महाराजा हरि सिंह ने अनेक ऐसे निर्णय लिए जो व्यापक जनहित में थे। महाराजा बड़ौदा ने बहुविवाह सरीखी अनेक राजनीतिक बुराइयों पर अंकुश लगाया और साथ ही निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृत्ति भी दी। महाराजा बीकानेर ने जन सुख सुविधाओं के लिए झीलों व उद्यानों का निर्माण करवाया। महाराजा जयपुर ने ही खगोल शास्त्र व वास्तु कला के क्षेत्र में विशिष्ट काम करवाए। भोपाल के नवाब ने महिलाओं की समानता के अधिकार की दिशा में कठोर कदम उठाए थे। जबकि पटियाला के महाराज यादवेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने भी शिक्षा, खेल, धर्म और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में ठोस पहलकदमियां की थी। नवाब अली शाह ने अपने समय में शास्त्रीय संगीत, काव्य और नृत्य को विशेष प्रोत्साहन दिया। समकालीन इतिहास लेखन की एक त्रासदी यह भी रही कि तथ्यपरक इतिहास लिखने की पूरी छूट कमोबेश किसी भी शासक ने नहीं दी। यदि वामपंथी आलोचक इतिहासकार आगे आए तो उन्होंने सभी शासकों को शोषक व ऐश्वर्यपूर्ण बताने पर जोर दे दिया। कुछ एक इतिहासकारों ने किंवदंतियों और प्रचलित मान्यताओं को ही इतिहास का हिस्सा बना डाला। यह स्थिति दुखद भी थी और तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने वाली भी थी। निरंकुशता व शोषण
कमोबेश हर सामंती काल में प्रचलित रहे, मगर इसके बावजूद राज परिवारों में ही ऐसी शख्सियतें रही जिन्हें सत्ता के मद ने अंधा नहीं किया। साहित्य, संस्कृति, कला, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक राज परिवारों का योगदान सराहनीय रहा है। देश के स्वाधीनता संग्राम में भी कुछ एक राज परिवारों ने परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया, लेकिन व्यापक स्तर पर इस वर्ग ने अपनी सत्ता दांव पर लगाकर स्वाधीनता संग्राम में कुछ ठोस उपलब्धियां दर्ज की हों, ऐसा भी नहीं था। रजवाड़ा शाही का अहम निराला था। अपने नामों के साथ बादशाह, महाराजा, राजा, छत्रपति, नवाब, निजाम, वली, ठाकुर, राव, राणा, रावल, महारावला, महाराणा, राजाधिराज, राजाए राजगान, सरदार, दीवान, जाम, महतार, मीर आदि पदवियों को जोड़ा जाता था। इन राजाओं को 3 से 21 तोप की सलामी उनके पद की गरिमा व महत्व के आधार पर दी जाती थी। ऐसी सलामी वाली राजशाहियों की संख्या 120 थी। स्वाधीनता के बाद भारतीय गणराज्य में विलय के बावजूद इन सभी को प्रीपर्स व अन्य औपचारिक सुविधाएं दी जाती थी। कमोबेश सभी पूर्व नरेशों को तोपों की सलामी का भी अधिकार था, मगर 1981 में भारत सरकार ने इन सभी से प्रीपर्स व अन्य सुविधाएं छीन ली थी। उसके बाद उन्हें अपने नाम के साथ पूर्व घोषित पदवियां लगाने का भी कानूनी अधिकार नहीं रहा था। स्वाधीनता प्राप्ति के समय केवल 5 ऐसे शासक थे जिन्हें 21 तोपों की सलामी का अधिकार व सम्मान प्राप्त था। इनमें हैदराबाद के निजाम, मैसूर के महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ व ग्वालियर के महाराजा सिंधिया शामिल थे। उनसे थोड़ा कम सम्मान यानी 19 तोपों की सलामी का अधिकार जिन्हें प्राप्त था, उनमें भोपाल के नवाब, इंदौर के महाराजा होलकर, उदयपुर के महाराणा, कोल्हापुर के महाराजा व त्रावणकोर के महाराजा भी शामिल थे। अन्य रजवाड़ों को प्राय 9 तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त था। मात्र उल्लेख के लिए यहाँ इस बात का जिक्र भी प्रासंगिक होगा कि सर्वोच्च शासक अर्थात ब्रिटिश सम्राट, जिसे भारत का सम्राट व शासक होने का भी पद प्राप्त था, को 109 तोप की सलामी का अधिकार प्राप्त था। अनेक रजवाड़ों ने ब्रिटिश सेना में नौकरी की थी। उन्हें उनके पद के अनुरूप रैंक दिए जाते थे। बाद में कुछ एक शासकों को ऑर्डिनरी रैंक भी मिलने लगे। मसलन प्रथम व द्वितीय महायुद्ध की मदद के लिए पटियाला, बीकानेर, ग्वालियर, कोल्हापुर, जयपुर, जोधपुर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के शासकों को ऑनरेरी जनरल का पद दिया गया। बड़ौदा, त्रावणकोर, भोपाल और मैसूर के शासकों को मेजर जनरल का रैंक प्राप्त था। कमोबेश सभी रजवाड़ा तंत्रों का विदेश विभाग ब्रिटिश सरकार के पास था। इनमें अधिकांश राज दरबार में रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान था। 148 में 2 एजेंसियों के माध्यम से परोक्ष नियंत्रण रखा गया था, जबकि शेष में ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति होती थी। इस समूची सामग्री के संक्षिप्त उल्लेख का जिक्र इसलिए भी जरूरी है ताकि भारत पाक विभाजन के संदर्भ में इनकी अकर्मण्यता भी उजागर हो और इनकी भूमिका भी स्पष्ट हो पाए। 1909 में 5 मुख्य राजतंत्र ऐसे थे जिनके साथ भारत सरकार का सीधा राजनैतिक संबंध था। इनमें नेपाल भी शामिल था, लेकिन उसकी स्थिति कुछ अलग थी। उसे पूर्ण स्वतंत्रता व आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। हालांकि विदेशी संबंधों के प्रश्न पर नेपाल भी उस समय की भारत सरकार के नियंत्रण में ही था। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हैदराबाद का राजतंत्र सबसे बड़ा था। लगभग 82,99,000 वर्ग मील में फैले इस राज्य की आबादी 2,30,00,000 थी। यद्यपि निजाम सुन्नी मुसलमान था, पर आबादी में हिंदू बहुसंख्या में थे। दूसरा बड़ा राजतंत्र जम्मू और कश्मीर का था। 80,900 वर्ग मील में फैली इस राजतंत्र की आबादी लगभग 30 लाख थी। इसमें गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख और पुंछ भी शामिल थे। तीसरा बड़ा राज्य था 29,444 वर्ग मील में फैला हुआ मैसूर, जिसकी आबादी थी 56 लाख। चौथे स्थान पर 8,099 वर्ग मील में फैला हुआ बड़ौदा, जिसकी आबादी थी लगभग 20 लाख। नेपाल की राजशाही 54,000 वर्ग मील में फैली थी और तब आबादी मात्र 40 लाख थी। जब भारत पाक विभाजन हुआ उस समय भारत 2 तरह के क्षेत्रों में विभाजित था। पहले क्षेत्र में वे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश इंडिया के सीधे नियंत्रण में थे और दूसरे वर्ग में रजवाड़े आते थे जो स्वामित्व की दृष्टि से अपने अपने शासकों की संपत्ति थे। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिन पर फ्रांस व पुर्तगाल का आधिपत्य कायम था। वर्ष 1948 से 1949 की अवधि में सरदार पटेल व वीपी मेनन के सीधे प्रयासों से अधिकांश रजवाड़ों ने अपने राज्यों को भारत में विलीन कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रिपुरा और मणिपुर में इस दिशा में काम आसानी से संपन्न नहीं हुआ।
हैदराबाद के निजाम की सेना के साथ टकराव की नौबत भी आई और जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भी संवेदनशील एवं विकट स्थिति आने तक विलय पत्र पर हस्ताक्षरों को रोके रखा। त्रिपुरा व मणिपुर के शासकों को भी वस्तुस्थिति समझाने में 1949 के अंत तक का समय लग गया। फ्रांस व पुर्तगाल से भी उपनिवेश खाली करा लिए गए। तो इसके साथ समाप्त हुआ रजवाड़ों का तंत्र आलेख का दूसरा भाग। अनुमति दीजिए। नमस्कार।